हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फिजिक्स भौतिक विज्ञान में। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है गति, मोशन। गति किसे कहते हैं, गति होती क्या है, इस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। इस कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा चैप्टर है हमारा वो आज समाप्त हो जाए। चलिए बात करते हैं। देखिए, गति किससे कहते हैं? गति कहते हैं कि समय के साथ किसी वस्तु की जो स्थिति में परिवर्तन है वो उसकी गति कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ए है, वो बिंदु ए पर है। कोई वस्तु ए यहाँ पर है, कोई वस्तु है हमारी बिंदु ए पर, ऐसे देख लेंगे। कोई वस्तु हमारी कहाँ पर, बिंदु ए पर है, इस समय पर है। 5 मिनट बाद वो कहाँ पहुँच गई, बिंदु बी पर पहुँच गई। इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु कैसी है, वस्तु गतिशील है। वस्तु क्या है, गतिशील है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़ा, समय में परिवर्तन हुआ, वस्तु ने अपनी उसकी स्थिति में परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया। 5 मिनट पहले वस्तु कहाँ थी, बिंदु ए पर थी, और 5 मिनट बाद वस्तु कहाँ पहुँच गई, बिंदु बी पर पहुँच गई। इसका मतलब समय परिवर्तन के बाद उसकी स्थिति बदल गई। जब स्थिति बदल गई तो समय परिवर्तन की जो स्थिति बदलती है तो इसका मतलब है कि वस्तु कैसी है, गतिमान है। अगर समय के साथ किसी वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है, तो वो वस्तु कैसी होगी, गतिशील होगी, गतिमान होगी। और समय के साथ अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह वस्तु कैसी होगी, गतिशील या गतिमान नहीं होगी। तो वो कैसी होगी, वो होगी विरामावस्था में। कैसे, तो उसकी गति को क्या कहेंगे, विराम गति कहेंगे। क्या बोलेंगे, विराम गति। जैसे मान लो कोई वस्तु बिंदु ए पर है, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद वो वहीं रही जहां थी। तो इसकी अगर बात करेंगे तो ये कौन सी अवस्था में हुआ, तो ये क्या होगा, ये विरामावस्था में होगा। विरामावस्था में होगा। और बात करेंगे कि अगर ये इसमें गति कौन सी है, तो कौन सी गति होगी, इसमें विराम गति होगी। क्या होगी, विराम गति। ये होती है गति। समय के साथ साथ अगर किसी की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है तो वह गतिमान होगी, गतिशील होगी। और समय के साथ साथ अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह विराम होगी। चलिए आगे देखेंगे। अब इसी के साथ साथ बात करेंगे एक चीज और, कि एक समय पर एक वस्तु दो जगह नहीं हो सकती। मैं आपको ग्राफ के माध्यम से बताता हूं। जैसे ये है, मान लो ये स्थिति है वस्तु की, और ये क्या है, समय है। यहां से ये वस्तु है, यहां से ये समय है। ये देख लीजिएगा। अब समय हमारा तो यही है, यहां पर ओ मान लो, ए मान लो, ये पी मान लो, ये क्यू मान लीजिएगा, ये एक्स वाई कुछ मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहां पर क्या है, समय तो हमारा सेम है। एक समय पर एक वस्तु, सॉरी पी ही माना जाएगा इसे, एक वस्तु दो स्थिति में नहीं हो सकती। हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ नहीं बन सकता कि एक समय पर एक वस्तु दो जगह हो। ये संभव नहीं है। ये ग्राफ बनाने का उद्देश्य इतना ही था, केवल समझाने का, कि एक समय पर एक वस्तु दो जगह नहीं हो सकती, कभी भी पॉसिबल ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम दूरी की, डिस्टेंस। दूरी किसे कहते हैं? अब देखिए दूरी किससे कहते हैं, समय के साथ
किसी वस्तु की, इस तरह से कहते, मान ली वस्तु ए है, किसी वस्तु की प्रथम और अंतिम, ये मान लिया वस्तु 5 मिनट बाद कहाँ पहुंच गई, यहां पर, यही वस्तु यहां पर पहुंच गई। तो जब यहां पर पहुंच गई है तो इसका मतलब किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति है उसकी, और ये है क्या, अंतिम स्थिति। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य जो मार्ग की लंबाई होगी, ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, यही क्या कहलाएगी, यह आपकी दूरी कहलाएगी। ये आपकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। दूरी के बारे में जान लेते हैं। दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। दूरी का मात्रक आप सभी जानते हैं क्या होता है, मीटर होता है। दूरी कैसी होती है, देखिए दूरी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी, धनात्मक होती है। ये हो गए, ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इसके, ये बता दिए आपको। देखिए तो दूरी होगी, दूरी किसे कहते हैं, समझ में आ गया। अब बात करेंगे, दूरी के बाद आता है विस्थापन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इसे बोलते हैं। अब देखिए विस्थापन क्या होता है। दूरी तो हो गया कि प्रथम और अंतिम के बीच की जो दूरी होगी, जो लंबाई होगी मार्ग की, वो क्या कहलाएगी आपकी, वही आपकी क्या कहलाई, दूरी कहलाई। अब बात आती है विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, देखिए विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की प्रथम और अंतिम जो के बीच की दूरी होगी, वो क्या कहलाए, विस्थापन। जैसे हम यहां से चले, ए से चले, ए से बी पर गए, बी से सी पर गए और सी से डी पर गए। तो यहां से डी पर गए। अब डी से हमने क्या किया, वापस आना स्टार्ट किए। फिर हम बिंदु ई पर मान लो यहां पर आ गए, फिर यहां पर आ गए एफ। तो लास्ट में जो वस्तु है वो कहां पर, वस्तु यहां से स्टार्ट हुई और कहां पर रुकी है, बिंदु एफ पर वापस आके रुकी। पहले इस तरह से इधर गई और फिर इधर से इधर वापस आई, ऐसे करके। तो इधर से जब गई थी और इधर से वापस आई, तो अब विस्थापन की अगर बात करेंगे तो विस्थापन क्या होगा इसका, विस्थापन होगा आपका AF, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की लंबाई विस्थापन कहलाता है। ये मान के चलेंगे। अब बात करेंगे, आप कहेंगे कि दूरी में भी यही बताया था, दूरी में कुल लंबाई थी। दूरी में क्या था, कुल लंबाई है। मैं अंतर यहीं पर समझा दे रहा हूं। अगर वस्तु हमारी यहां से ये दूरी के लिए है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। वस्तु A यहां से चलना स्टार्ट की, मान लो B पर गई, C पर गई, D पर गई, E पर गई और यहां से वापस आई, ये F बिंदु था, F पर आई। तो जो दूरी होगी वो ये है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कुल लंबाई, जो कुल लंबाई होगी आपकी टोटल, यहां से ये E तक की, फिर E से F तक की, ये कुल लंबाई क्या कहलाएगी आपकी, कुल लंबाई आपकी कहलाएगी दूरी। और जो
अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो लंबाई होगी, इसका जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? विस्थापन। जैसे एक वस्तु ए पर है, ए से बी पर गई, ये 10 मीटर था, अब वो वापस बिंदु सी पर आ गई 5 मीटर, अब ये सी बिंदु पर वापस आए। तो यहां से अगर विस्थापन पूछा जाता है, विस्थापन पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? ए सी, विस्थापन हो जाएगा सी ए। अब सी का मतलब यहां से 10 किलोमीटर इधर गए और ये वापस यहां से 4 किलोमीटर वापस आ गए, सॉरी 10 मीटर गए और 4 मीटर वापस आ गई वस्तु। तो अब कितना हो गया? 10 माइनस 4, 6 मीटर। तो विस्थापन कितना हो गया? 6 मीटर। अब अगर दूरी की बात यहीं पर करें, अब दूरी क्या होगी? दूरी होगी अभी कुल लंबाई ए बी प्लस बी सी, ये हो जाएगी। तो ए बी कितना? 10 और ये कितना? 4, तो 10 4 14 मीटर। तो दूरी आपकी कितनी आ जाएगी? इस वाले हिसाब से 14 मीटर आ जाएगी और विस्थापन आपका कितना आ जाएगा? 6 मीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए अब कुछ बातें हैं जो देख लेते हैं। दूरी और विस्थापन में कुछ कॉमन चीजें हैं, कुछ अलग अलग है। देखिए पहले दूरी लिखते हैं और इधर विस्थापन बता दिए थे, फिर से बता रहे हैं। देखिए दूरी कैसी? दूरी आपकी अदिश राशि है और ये आपकी कैसी? विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। मात्रक दोनों का समान होता है, मीटर मीटर होता है। दूरी हमेशा कैसी रहती है? दूरी हमेशा आपकी धनात्मक होगी। दूरी क्या होगी? दूरी हमेशा आपकी धनात्मक होगी। अब विस्थापन की बात करें, विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। हो सकता है, ये देखिए इतनी बात। अब आगे बात करेंगे हम। तो दूरी और विस्थापन को हमने अच्छे से समझ लिया। अब आगे बात करेंगे हम चाल। चाल किससे कहते हैं? देखिए चाल जो होती है, चाल और एक पढ़ेंगे हम इधर वेग। चलो पहले चाल पढ़ लेते हैं फिर वेग। चाल क्या होता है? दूरी परिवर्तन के समय दर को, दूरी परिवर्तन की समय दर को क्या कहेंगे? चाल कहते हैं। तो चाल बराबर क्या आ जाता है? चाल का जो फार्मूला निकल के आएगा सीधे सीधे लिख सकते हैं हम, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हो गया आपका। अब ऐसी वेग निकाल लेंगे। वेग क्या होगा आपका? तो वेग जो आ जाता है, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। देखिए यहां पे जो होगा ये हो जाएगा दूरी परिवर्तन की, दूरी परिवर्तन की समय दर को, दर को चाल कहते हैं। और यहां से अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? विस्थापन परिवर्तन की समय दर को, समय दर को वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। तो ये हो गया आपका। तो अब मात्रक की बात। मात्रक दोनों के समान होते हैं, मीटर प्रति सेकंड। मात्रक दोनों के समान होते हैं। अब इसमें भी जो चाल है वो क्या होगी?
चाल आपकी अदिश राशि है और वेग आपकी सदिश राशि है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमारा ये भी निकल के आया। नेक्स्ट देखेंगे अब बात करेंगे अदिश भा सदिश। अदिश भा सदिश राशि। अब बताइए अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि किसे कहते हैं। तो देखिए अदिश राशि, देखिए जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वे राशियां या वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, ऐसे लिख सकते हैं। होता है वो क्या कहलाएंगी आपकी, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, उदाहरण जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान, समय आदि। इसके बाद आएगा अदिश राशि, सॉरी अदिश हो गया सदिश। अब देखिए जिनमें समय व परिमाण दोनों होते हैं। अब देखो समझ लो, इसके बाद उदाहरण भी लिख देते हैं, इसके बाद समझेंगे। उदाहरण क्या है आपके, उदाहरण हो जाएंगे देखिए वेग, विस्थापन, बल आदि। अब देखो, अब अदिश राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है और समय की नहीं। सॉरी समय नहीं, दिशा की आवश्यकता है, गलत हो गया। चलो अब हम बात करेंगे सदिश राशि की। तो सदिश राशि वे राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। जैसे उदाहरण देख लेंगे, उदाहरण हो जाएगा आपका वेग, विस्थापन, बल आदि। बहुत उदाहरण है, इतने लिखेंगे। अब देखिए, अब अदिश राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत क्यों नहीं है ये बताएंगे। कैसे नहीं है, देखिए हमारा उदाहरण है जैसे दूरी। दूरी के लिए आपको दिशा की आवश्यकता इसलिए नहीं है, अगर हमने किसी से कहा कि 2 किलोमीटर आपको चलना है, 2 किलोमीटर आपको चलना है, तो वो व्यक्ति चाहे तो 1 किलोमीटर जाए और 1 किलोमीटर वापस आ जाए, 2 किलोमीटर हो गया। या वो आधा किलोमीटर के 2 चक्कर लगा दे, आधा किलोमीटर गया आया, आधा किलोमीटर गया और आया, 2 किलोमीटर हो गया। तो उसे दिशा की आवश्यकता नहीं है। या चाहे वो 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाए, 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाए, 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मतलब है कि केवल उसे 2 किलोमीटर की दूरी तय करना है, उसे दिशा की आवश्यकता नहीं है। दूरी को तय करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो
दिशा में जाए या विपरीत दिशा में चले उससे कोई मतलब नहीं। पूरब दिशा में 1 किलोमीटर जाए और 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाए तो 2 किलोमीटर आपका हो जाएगा। लेकिन यही बात अगर विस्थापन पर लागू करें, वो इसीलिए अदिश राशि उससे दिशा की आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे सदिश राशि। जैसे विस्थापन है, आपने किसी से कहा कि 2 किलोमीटर विस्थापन तय करना है, तो अगर वह व्यक्ति 1 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर बाद वापस उसी स्थिति में आ गया तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर यहां पर है, यहां पर है एक ए, यहां बिंदु एक ए है और बिंदु बी है, इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। मान लो इनके बीच की दूरी कितना है? 1 किलोमीटर है। तो जब 1 किलोमीटर है, इधर बना लेते थोड़ा सा, ए है बिंदु और एक बी है। अब देखिए जब ए बी हो गए तो इसका मतलब अगर इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो और 2 किलोमीटर तक की विस्थापन तय करना 2 किलोमीटर, तो अगर वह वस्तु या वह व्यक्ति 1 किलोमीटर इधर गया, दिशा में गया और विपरीत दिशा में फिर से एक आ गया, मतलब जहां से गया वहीं पर आ जाए, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? प्रारंभिक, अंतिम और प्रारंभिक वस्तु की जो दूरी होती है, मार्ग की लंबाई होती है, उसके अंतर के बराबर होता है विस्थापन, और जो जहां से गया वहीं आ गया तो 0 हो गया। इसका मतलब दिशा जरूरी है। अगर वो जितना दिशा में चला है उतना विपरीत दिशा में चलाएगा तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए हमें सदिश राशियों के लिए दिशा की आवश्यकता होती है और उसकी नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट त्वरण। अब देखिए त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को, की समय दर को। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहते हैं। अब देखिए कैसे, अगर मान लें कि हमारा प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, तब त्वरण, और समय कितना है इनके बीच लगने वाला समय t है, तब त्वरण जो होगा वो वेग परिवर्तन अंतिम वेग b माइनस यू अपॉन टी होगा। कितना होगा? त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी होगा। अगर इस तरह से लिखेंगे तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, ऐसे लिखा जाएगा। अब अगर मात्रक की बात करें, मात्रक तो आप जानते हैं वेग का मात्रक कितना होता है, तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आपका मात्रक निकल के आ जाएगा। तो ये भी कैसी राशि है आपकी? ये भी सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण कैसे होता है? त्वरण भी क्या होगा आपका? धनात्मक, त्वरण आपका क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक। जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसे मंदन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? मंदन भी कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, उसे मंदन भी कहा जाता है। तो ये हमारा वेग। अब इसके बाद देख लेते हैं बल। ठीक है, अगर हमारा वेग में परिवर्तन माइनस में आता है, ये ऋणात्मक आता है, तो वहां उसे क्या कहेंगे? उसे मंदन कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? उसे मंदन कहते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे। बल, ये तो सभी जानते हैं, फोर्स। बल किसे कहते हैं? बल के सीधे सीधा फार्मूला लिख सकते हैं, F बराबर m इंटू ए। सभी ने फार्मूला पढ़ रखा है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। मतलब ये कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। तो मात्रक की बात कर लेंगे। इसका मात्रक क्या होगा? देखिए, वैसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका क्या होता है? किलोग्राम इंटू त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। एक इसका और मात्रक भी होता है, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूटन। जिसे क्या बोला जाता है? न्यूटन बोला जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बल के बारे में सभी जानते, बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका फार्मूला F बराबर m होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए, गति के समीकरण महत्वपूर्ण भी हैं और आप सब लोग जानते भी हैं। कितने समीकरण हैं गति के? 3 समीकरण हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से? सबसे पहले गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या था? आप सभी को पता है, सब लोगों ने पढ़ रखा। अगर नहीं पता है तो अभी हम बताते हैं। देखिए, गति का प्रथम समीकरण जो होता है वो क्या था? v बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं, v बराबर u प्लस AT। ये निकल के आता है। अब ये निकलता कहाँ से? मैं बता दूं आपको। आपने त्वरण बराबर पढ़ा, a बराबर पढ़ा था कि अगर प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v हो, तब b माइनस यू अपॉन क्या था? t था। तो क्रॉस तिरछी गुणा करेंगे तो AT बराबर b माइनस यू हो गया। हमें वेग निकालना, अंतिम वेग निकालना होता है, तो अंतिम वेग b बराबर आपका क्या हो जाएगा? साइड चेंज करेंगे तो u प्लस AT। तो v बराबर u प्लस AT, यही आपका क्या हो जाएगा? गति का प्रथम समीकरण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गति का प्रथम समीकरण हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जहां, अब दूसरा समीकरण देख लो इसके बाद, जहां लिख लेंगे, जहां देखिए v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण। और t क्या है आपका? समय। ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम देखेंगे गति की दूसरी समीकरण। गति की दूसरी समीकरण क्या होती है? s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। जहां s क्या हो जाएगा? s दूरी है। इसी तरह से गति की तीसरी समीकरण देखेंगे। तृतीय समीकरण क्या होती है? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि हमारी गति की पहली जो समीकरण थी वो क्या थी? वो ये थी, इधर लिख लेते हैं, b बराबर u प्लस AT। ये थी पहली। पहली, दूसरी, तीसरी में हम देख रहे हैं कि पहले में क्या है? अगर हमें प्रारंभिक वेग, त्वरण और t का मान पता हो तो हम b का मान, अंतिम वेग निकाल सकते हैं। दूसरी समीकरण से हमें प्रारंभिक वेग और समय और त्वरण पता है तो दूरी निकाल सकते हैं। तीसरा समीकरण, अगर हमें प्रारंभिक वेग,
त्वरण और दूरी पता है तो अंतिम वेग निकाल सकते हैं, अंतिम वेग पता है, दूरी त्वरण पता है तो प्रारंभिक वेग निकाल सकते हैं। तो तीनों समीकरण का प्रयोग आवश्यकता अनुसार हम करते हैं, जब जैसा जैसा ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे हम समीकरणों का प्रयोग करते हैं, और इनका मोस्टली जो यूज़ है वो न्यूमेरिकल्स में किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये तीनों समीकरण होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात करेंगे, इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर स्मॉल जी। स्मॉल जी को आप सभी जानते हैं क्या है, स्मॉल जी को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है ये, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान कितना होता है, सभी जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका मान होता है। इसके संबंध में दो बातें हैं, क्या, ये कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है, जब कोई वस्तु कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर, तो क्या होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण में कमी आएगी, तो इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, घटेगा। और जब कोई वस्तु नीचे की ओर आएगी तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण, किसी वस्तु को अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण लगातार जो जो ऊपर की ओर जाएगा त्यों त्यों उसका गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या हो जाएगा, कमी आती रहेगी। और वो वस्तु एक स्थिति के बाद जब नीचे आना स्टार्ट होगी तब उसके गुरुत्वीय त्वरण का मान लगातार क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इस चीज़ को नोट कर लेंगे और ध्यान करेंगे, और स्मॉल जी का मान जो है उसे नोट करेंगे और याद रखेंगे, ये मोस्टली पूछा भी जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अब। साइलेंट कर दो। अब देखेंगे, देखिए अरस्तु थे, अरस्तु ने क्या कहा था, अरस्तु ने कहा था कि वस्तु कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है, एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि वस्तु को, जो वस्तु की गति है, वस्तु को गति में गतिमान रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है। लेकिन जो गैलीलियो थे उन्होंने ये दोनों बातें नहीं स्वीकार की और उन दोनों बातों को क्या कह दिया कि ये दोनों बातें गलत है, उन्हें गलत सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा था किसी भी वस्तु को रोकने के लिए, गति देने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है, इस बात को उन्होंने कहा था और उन्हें सिद्ध करके भी दिखाया था। गैलीलियो ने न्यूटन से संबंधित जो नियम थे वो दिए थे, 3 नियम थे। सबसे पहला जड़त्व का नियम, तो देख लेंगे अब। अब हम बात करेंगे न्यूटन के नियम की। तो जो जड़त्व शब्द था, जड़त्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे न्यूटन के नियम की। न्यूटन का प्रथम नियम, देखिए न्यूटन का प्रथम नियम क्या था, क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये ध्यान रखें कैसे कहते हैं, जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम था क्या। न्यूटन का जो पहला नियम था वो ये था कि अगर कोई वस्तु आपकी विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, कब तक, जब तक कि उस पर दिशा में बल नहीं लगाया जाएगा। और कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी, कब तक, जब तक कि उसकी विपरीत दिशा में बल नहीं लगाया जाएगा। इस तरह ये किसने दिया था, ये न्यूटन का प्रथम नियम था, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा गया था। एक बार फिर समझ लेते हैं कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई उसकी दिशा में बल नहीं लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई विपरीत दिशा में बल ना लगाया जाए। ये जड़त्व का नियम था, जिसे न्यूटन का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा, न्यूटन का द्वितीय नियम।
देखिए क्या था, न्यूटन के द्वितीय नियम से ही बल F का जो फार्मूला है वो उत्पन्न हुआ था। कैसे? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये जो है। अब हुआ क्या, ये कहा गया था कि किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो त्वरण उत्पन्न होता है। जब कोई वस्तु है, जब उस पर बल लगाया जाएगा तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। जब द्रव्यमान होगा, उस पर बल लगाया तो क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। तो बल, द्रव्यमान और त्वरण में एक संबंध निकल के आया था। तो क्या था? बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, मतलब F बराबर m इंटू ए, ये था। तो ये संबंध बल निकल के आया था, किससे निकल के आया था? न्यूटन के द्वितीय नियम से आया था निकल के। तो जहां देख लेंगे बल का मात्रक क्या होता है, बता दिया था। बल का मात्रक न्यूटन, m बल क्या, F क्या आपका बल, m क्या है द्रव्यमान, और a क्या आपका त्वरण। ये देख लेते हैं। इससे संबंधित कुछ उदाहरण भी हैं जो कहना चाहिए कि बताए भी गए और पूछे भी जाते हैं। एक उदाहरण वो पूछा जाता है कि जो मैच में खिलाड़ी होते हैं, गेंद को पकड़ते समय, कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं, ऐसा क्यों? गेंद को कैच करते समय, पकड़ते समय हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं तो वहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ जाता है। जो टाइम पीरियड बढ़ जाता है तो वहाँ पर जो कहना चाहिए बल है उसका मान कम हो जाता है। यही कारण है कि जो कहना चाहिए कि हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरा नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। ये क्या है? इसे क्रिया प्रतिक्रिया, इसे क्या कहते हैं? इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे मनुष्य का चलना या मनुष्य का नाव से उतरना, घोड़े का चलना, तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो किसके उदाहरण है? आपके क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं, जो कि किस पे डिपेंड है? न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे हम संवेग। संवेग को क्या, किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए संवेग को तो P बराबर क्या होता है आपका? m इंटू बी होता है। m क्या है? द्रव्यमान, और b क्या आपका? वेग। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, अब मात्रक की बात करेंगे, मात्रक निकाल लेंगे। देखिए मात्रक निकालेंगे, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो क्या निकल के आ जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ये आ जाएगा आपका किसका?